नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए सुप्रसिद्ध लेखिका आकांक्षा पारे जी की एक कहानी कैंपस लव लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए कहानी का आनंद उठाइए। मैंने अपने दोनों हाथों की बीच की उंगलियाँ तर्जनी उंगली पर चढ़ाई और इस क्रॉस द फिंगर के टोटके के साथ उसका मोबाइल नंबर डायल कर दिया। इससे पहले भी कई बार उससे बात कर चुकी हूँ, लेकिन उस दिन कुछ खास था। कई बार होता है कि उसे फ़ोन नहीं लगता, नेटवर्क बिजी आता है। धड़कते दिल के साथ मन कह रहा था फ़ोन न लगे तो ही अच्छा, पर मन का हमेशा हो जाए ऐसा कहीं संभव है क्या? मेरे कान से ज़्यादा दिल उसके फ़ोन पर बज रही घंटी सुन रहा था। घंटी जाते ही मन किया फ़ोन काट दूं। पसोपेश में पड़ी काटूं या चालू रखूं कि खुद के बहस में पड़ी कोई फैसला लेती उससे पहले हाँ बोल कि उसकी आवाज़ कानों में पड़ गई। सेकंड भर के लिए मेरे हाथ कांप गए। मैंने बहुत संभलते हुए कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। नहीं, वह क्या है ना कि बात थोड़ी लंबी है, जब समय हो तब कहना। मैं किसी भी सूरत में फ़ोन रख देना चाहती थी। टाइम है मेरे पास, तू बोल। मैं कह रही थी कि मैं जो भी पूछूंगी बस हाँ या ना में ही जवाब देना और कुछ मत बोलना। ओए, सुबह भांग पी है क्या? हाँ या ना में बोलना। पुलिस भी ऐसे नहीं बोलती। चल छोड़, बोल क्या हुआ? नहीं, बस मेरी यही छोटी सी शर्त है, सिर्फ हाँ या ना, दोनों में से जिसे चुनो। मुझे कोई तफसील नहीं चाहिए। अब बोल भी दे रे बाबा, सुबह सुबह पका मत। यह उसका स्टाइल है। धैर्य नाम की चिड़िया से तो उसका कोई संपर्क ही नहीं है। मेरा मतलब है कि क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ? सुन तो, मैंने कहा ना हाँ या ना। देखो, तू जास्ती होशियार मत बन। हाँ या ना। लगभग 8-9 मिनट ऐसी ही खामोशी छाई रही और जब कोई और हलचल नहीं हुई तो मैंने फ़ोन काट दिया। यह मेरी उससे आखिरी बातचीत थी, लेकिन यही मेरी प्रेम कथा का आखिरी चैप्टर भी था। कॉलेज के पूरे साल भर जो खुमारी मुझ पर भारी रही थी उसका अंत हो गया था। इसके बाद होना तो यह चाहिए था कि मुझे बिसूरना था। टसुए बहाने थे ये मोटे मोटे। अंधेरे कमरे में बंद होकर दर्द भरी गज़लें सुननी चाहिए थी, या आत्महत्या की एक तरकीब तो सोचनी ही चाहिए थी। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने मिताली को फ़ोन लगाया और बस इतना ही कहा। मेरे को भी मना कर दिया। हाँ, यह बोलते हुए मेरी आवाज़ ज़रा उदास थी। फिर भी मिताली हंसी और जब मैंने ऐतराज़ जताया तो उसने आवाज़ थोड़ी संजीदा करते हुए बस इतना ही कहा, तेरे को भी? उसकी आवाज़ में दुख कम और अचरज ज़्यादा था। मुझे दुख हुआ कि वह मेरे दुख में अच्छी तरह शामिल नहीं हो रही है। पर ठीक है, जब उसने मिताली को मना किया था तब मैंने कौन सा किलो 2 किलो दुख जता दिया था। सो मिताली ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा टाइप व्यवहार मुझसे कर दिया था। उसके बाद मैंने और मिताली ने थोड़ी गम भरी बातें की, अपने भाग्य को कोसा और दुख जताया कि आखिर हम में क्या कमी है जो उसने मना कर दिया। अगर रविवार का दिन होता तो हम इस रिजेक्शन पर लंबा तबसरा कर सकते थे, पर हम दोनों को ही दफ्तर पहुंचना था। सो हमने बातचीत की दूसरी किस्त के लिए रात का समय तय किया और मैंने अपने ताज़े रिजेक्शन को बासी ब्रेड के 2 पीस के बीच दबाया और गम चबाते हुए चल दी। हाँ, तो आज उस
गमनुमा रिजेक्शन की याद इसलिए कि कुछ नहीं तो कम से कम 13 साल बाद आज मैंने उसकी आवाज़ सुनी। आवाज़ उतनी बेपरवाह लग रही थी पर कुछ जिम्मेदार भी नहीं लगी मुझे। तो अब इसे कोई मेरी जलनखोरी कहे तो कहे, भाई जो सच्चाई है वह तो वही रहेगी। इस बार भी मैंने वही किया जो 13 साल पहले किया था, पर उतनी उतावली में नहीं। मैंने मिताली को फ़ोन किया और पहले 2-4 यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद बताया कि उसका फ़ोन आया था। मैंने उसका पर कुछ अतिरिक्त दबाव बनाया, मगर यह मिताली काहिल ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मैं फ़ोन पर भी महसूस कर सकती थी कि वह निकम्मी उछल कर बिस्तर पर नहीं बैठी है और न ही उसने अपनी आंखें चौड़ी कर कहा, हैं क्यों, बताना, पूरी बात बताना प्लीज़। उसने उतने ही रूखेपन से कहा, अच्छा है चल दोबारा दोस्ती हो गई। दोस्ती नहीं हुई, उसे मुझसे काम है इसलिए उसने फ़ोन किया। हाँ तो ठीक है ना, काम के बहाने ही सही, बात तो की। अरे छोड़, तुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है? 13 साल बाद उसने मुझे फ़ोन किया है। 13 साल बाद तू भूल गई? उसने हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था, तो हमने कौन सा उसे बुला लिया? पर शुरुआत उसने की ना, पहले उसने नहीं बुलाया तो हमने नहीं बुलाया। अच्छा चल छोड़, तू तो ये बता उसे काम क्या आ गया तुझसे? जब तेरे को कोई मन ही नहीं सुनने का तो मैं क्यों बताऊं? अब ये नखरे तो अपने मियाँ को ही दिखाया कर। बात बतानी है तो बता, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल माही की पिकनिक है, उसे सुबह जल्दी स्कूल भेजना है। मैंने फिर भी नखरे का एक कतरा रख दिया तो मिताली ने मुझे बहुत प्यार से गुड नाइट बोला और फ़ोन काट दिया। ये मिताली को कोई मन ही नहीं है जानने का कि उसका फ़ोन क्यों आया था। मैं कल फिर मिताली को फ़ोन करूँगी और याद दिलाऊँगी कि एक वक्त था कि कैसे तुम उसके पीछे भोपाल तक चली गई थी और आज उसके बारे में सुनना भी नहीं चाह रही हो। आज भले मिताली उसके बारे में बात नहीं कर रही है, पर जब भी उसकी बात निकलती मैं और मिताली खूब हंसते। उस हंसी के बीच भी मिताली और मेरे मन में एक जैसी हुक उठती थी, कुछ अनकही सी। हमें उसका प्रेम न मिलने से ज़्यादा इस बात का दुख था कि हम नकारे गए थे, यानी हमें रिजेक्ट कर दिया गया था। हम यानी मैं और मिताली। उम्र के 40वें साल में यह हरकत भले ही बचकानी लगती है कि मुझे और मिताली को एक ही लड़का पसंद था। न सिर्फ पसंद बल्कि हम दोनों ही उस पर जान दिया करते थे, पर उस वक्त यही जीने का सहारा हुआ करती थी। पक्की सहेलियों का तमगा मिला होने के बावजूद जो एक बात हम दोनों ने एक दूसरे से राज रखी थी, वह बस यही बात थी जब हमने एक दूसरे को नहीं बताई थी, और जब बताई तो बहुत देर हो चुकी थी। पर आश्चर्य कि जब हम दोनों ने उसके इश्क में गले गले डूबे हुए एक दूसरे पर अपने राज जाहिर किए, तब भी हम झगड़े नहीं। हम दोनों के सामने एक प्रश्न आ खड़ा हुआ कि क्या किया जाए। पुरानी हिंदी फिल्मों की नायिका निम्मी की तरह हम दोनों में से कोई भी त्याग देवी बनने को तैयार नहीं था और बनना भी नहीं चाहिए। आखिर हम दोनों को ही अपने प्यार को परखना चाहिए। नितांत घटिया फिल्मी किस्म का संवाद था, पर मिताली ने बहुत संजीदगी के साथ कहा था, तो हम दोनों ने तय किया कि पहले मिताली अपने दिल की बात कहेगी और उसके बाद मैं। पर परेशानी यह थी कि कॉलेज ख़त्म हो चुका था और हम सब अपने काम धंधे पर लग चुके थे। मैं और मिताली अभी भी अपने शहर में ही थे, जबकि वह अपने शहर भोपाल चला गया था। प्रेम का ऐसा ताप चढ़ा था हम पर कि हमने उससे पूछने के लिए भोपाल जाना तय किया। एक अखबार में इंटरव्यू का झूठ बोला और सुबह की बस पकड़कर लो जी
उसके शहर में। पर तब तक हमें पता नहीं था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। टाइप का कुछ हमें शाम को दोहराना पड़ेगा। एक और दोस्त को मैंने सारी बात बताई और उसने कहा कि वह उसे अपने कमरे पर बुला लेगा और हम सीधे उसके कमरे पर पहुंच जाएं। पूछते पाछते जब हम वहां पहुंचे तो वह बगल में अपना हेलमेट दबाए धूप में खड़ा बतिया रहा था। हाय, उसे देखकर मन फिर डोल गया। लगा कि मिताली को कहूँ डील कैंसल, पहले मैं इसे अपने दिल का हाल बताऊंगी। पर ये शिवानी के उपन्यास पढ़ पढ़कर दिमाग इतना बौरा गया था कि लगता था सच्चा प्रेम कहीं से भी ढूंढ निकालता है। तो मिताली जैसे ही उसे अपने दिल की बात बताएगी वह फौरन कहेगा मुझे तुमसे नहीं प्रियंका से प्यार है। वह दौड़कर मेरे पास आएगा और मेरा हाथ पकड़ लेगा। मैं मिताली से कहूँगी कि देख, यह होता है सच्चा प्यार। और फिर मैं घर जाकर पापा को सब बता दूँगी और बस एक दूसरे के साथ जीवन भर। मेरी सोच को झटका लगाते हुए कपिल ने कहा कि हम दोनों बाहर बैठते हैं और मिताली को उसके साथ कमरे में रहने देते हैं। मैं बाहर दालान में रखे हुए स्टूल पर बैठ गई और मिताली अंदर चली गई। अंदर पता नहीं क्या हुआ, पर जब वह बाहर निकली तो उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे और हम फौरन ही वहाँ से निकल गए। उसके बाद बस वह हमारे किस्सों तक सिमट गया। हम जब भी उसके बारे में बात करते एक दूसरे को दोष देते। तू वक्त पर बता देती तो कम से कम एक को तो मिल जाता, पर हम दोनों ही जानते हैं कि वह किसी को नहीं मिलता। हम उसके गिनती में कहीं नहीं थे, न पहले न अब। मिताली के उसे प्रपोज करने के 2 साल बाद जब मेरे घर मेरी शादी की बातचीत शुरू हुई तो मुझे भी इश्क के उस कीड़े की याद आई जो अब तक मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था। मैंने मिताली को कहा कि वह आज भी मुझसे बात तो करता ही है ना। तो मुझे लगता कि मुझे भी एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। मिताली ने समझाया भी कि यदि ऐसा कुछ होता तो अब तक कह चुका होता, पर मैं उसकी याद में ऐसी लैला बनी थी कि मैंने भी फ़ोन पर उससे पूछ ही लिया। होना तो क्या था, कद्दू की जड़। उसके बाद मेरी भी उससे बात बंद हो गई। यहाँ तक रहता तो ठीक था, पर उसने यह बात अपने परम मित्र को बताई और उस परम मित्र ने हमारे पूरे ग्रुप को। उसके बाद मैं और मिताली एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। सुना उसकी शादी हो रही है। हमें उम्मीद थी कि वह हमें ज़रूर बुलाएगा। हमारे सभी दोस्त गए पर उसने हमें शादी में नहीं बुलाया। उस पूरे ग्रुप में मैं तो फिर भी कई दोस्तों से बात करती रही, पर मिताली की दोस्ती बस मुझ तक सिमट गई। पहले हमें भी लगता था कि वह कैंपस लव था, पर जब कॉलेज छोड़ देने के बाद भी, नौकरी में आ जाने के बाद भी वह बदस्तूर वैसे ही याद आता रहा। उतनी ही शिद्दत महसूस होती रही। तो लगा नहीं, कुछ तो था उस रिश्ते में, कोई कशिश तो थी। आज भी यदि वह फ़ोन करे तो लगता है कॉलेज का वही गलियारा है और उसे अकेला खड़ा देखकर मैं उसके पास जाकर अपना परिचय दे रही हूँ। वह झिझकते हुए से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कह रहा है, हाय, आई एम परितोष कुलकर्णी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा पारे जी की कहानी कैंपस लव। अगर आपको मेरा वाचन स्वर पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरी कहानियाँ सबसे पहले पहुँचें। आशा है आप लोग आनंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।